हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इस पे देखेंगे हुक्स लॉ, हुक का नियम क्या होता है। ठीक है, तो जो हमने आईआर स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक पढ़ा था उसी पे आगे हमें देखना है हुक का नियम। हुक का नियम क्या होता है देख सकते हो, आणविक वाइब्रेशन अर्थात मोलेकुलर वाइब्रेशन पे ही आपका ये टॉपिक है, हुक का नियम। अभी आगे पूरा समझेंगे कैसे अणुओं के बीच में आपका बॉन्ड क्या कार्य करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लॉ है, एकदम आसान है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हुक का नियम, हुक्स लॉ होता क्या है आपका। ठीक है, तो देखो पढ़ो हुक का नियम। तो देखो क्या कहा गया, हुक के नियम से आणविक वाइब्रेशन अर्थात कंपन के लिए कंपन आवृत्ति की गणना की जा सकती है एवं क्षेत्र की स्थिति अर्थात पोजीशन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। क्या बात कही गई कि हुक के नियम से आणविक कंपन के लिए कंपन आवृत्ति की गणना की जा सकती है, एक एवं क्षेत्र की स्थिति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। फिर कहा गया इस नियम की व्युत्पत्ति जो हुई किसी आबंध को स्प्रिंग मानते हुए की गई। स्प्रिंग समझते हो ना, तो वही होती स्प्रिंग, स्प्रिंग मानते हुए की गई। जो बॉन्ड है वो किसके रूप में, स्प्रिंग के रूप में माना गया उसे। ठीक है, हुक के अनुसार। तो आगे पढ़ो, यदि किसी स्प्रिंग से M1 व M2 द्रव्यमान के दो एटम अर्थात परमाणु जुड़े हो तो कंपन आवृत्ति बल नियतांक के स्क्वायर रूट के समानुपाती होती है एवं रेड्यूस्ड मास अर्थात समानित द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये है हुक का नियम कि किसी स्प्रिंग से M1 M2 द्रव्यमान के दो एटम अगर जुड़े हैं तो कंपन आवृत्ति बल नियतांक के स्क्वायर रूट के अनुक्रमानुपाती तथा रेड्यूस्ड मास के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ये जो रेड्यूस्ड मास है इसे आप म्यू से भी लिख सकते हो। म्यू इक्वल टू होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। म्यू इक्वल टू होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो चलो देखते हैं हुक्स का लॉ। तो आपको बताया गया दो मॉलिक्यूल दो आपके क्या होंगे, एटम होंगे। ठीक है, दो क्या होंगे, एटम अर्थात परमाणु होंगे जो कि स्प्रिंग से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होगा यहाँ पे, बॉन्ड होगा। बॉन्ड को माना गया स्प्रिंग। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है मान लो एग्जाम्पल, बीच में जो बॉन्ड लगा है उसे क्या मान लिया गया, स्प्रिंग। ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो उससे क्या मान लिया गया, स्प्रिंग। बॉन्ड को स्प्रिंग माना गया। दो एटम है जो एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं और स्प्रिंग क्या है, बॉन्ड। ठीक है, अब मान लो पहले आइटम का भार M1, दूसरे आइटम का भार M2 है। ठीक है, तो हुक के लॉ से यहाँ पे क्या बताया गया है आपसे कि जो आपका कंपन आवृत्ति होगी वो बल नियतांक के स्क्वायर रूट अर्थात जब स्क्वायर रूट होता है तो उसकी पावर में 1/2 होता है। मतलब जो अंडर रूट होता है, जो स्क्वायर रूट आपका, स्क्वायर रूट का मतलब समझते होगे, उस पर रूट लगा देना किसी पे। ठीक है, तो जब रूट का मतलब होता है उसकी पावर में 1/2। ठीक है, तो कंपन आवृत्ति बल नियतांक के 1/2 के समानुपाती है, या कह सकते हो, देख सकते हो यार, लिख सकते हो न्यू प्रोपोर्शनल के की पावर 1/2। देखो न्यू आपका कंपन आवृत्ति है, के आपका बल नियतांक। अब इसी प्रकार कंपन आवृत्ति समानित द्रव्यमान के आपका स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात न्यू प्रोपोर्शनल 1 आपका व्युत्क्रमानुपाती है किसके, म्यू के। वही म्यू ही तो था, रेड्यूस्ड मास समानित द्रव्यमान, तो यहाँ पे लिख देते हैं म्यू के। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। या आप डायरेक्ट लगा सकते हो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये देख सकते हो, इसे मान लिया समीकरण 1, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। आप अगर समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, न्यू प्रोपोर्शनल आपका के अपॉन, देखो के की पावर 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा, म्यू की पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा न्यू इक्वल टू, क्योंकि दोनों को जब संतुलित कर लोगे एक साथ लिखोगे तो यही तो आएगा। तो न्यू इक्वल टू आ गया के अपॉन म्यू की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो जब ये प्रोपोर्शनल, अब यहाँ पे अगर आप रूट लगा दो, वही 1/2 हटा के रूट लगा दिया तो के अपॉन म्यू हो गया। अब अगर यहाँ से समानुपाती के चिन्ह हटाओ प्रोपोर्शनल का तो इक्वल टू आ जाएगा और एक कांस्टेंट आएगा 1/2 पाई और रूट में क्या हो जाएगा, के अपॉन म्यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी आ गई, यही आपको डायरेक्ट पूरा लिख देना है। ठीक है, तो देख सकते हो ये इक्वेशन हमें मिली है इतनी। अब हम आगे देखो चलते हैं इस पे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम न्यू बार लेकर चलेंगे। ठीक है, ये जो न्यू के ऊपर ऐसे लगा दिया तो इसे आप न्यू बार भी पढ़ सकते हो। तो इसके इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई सी और के अपॉन म्यू। देखो न्यू इक्वल टू होता है आपका, जब प्रकाश का वेग सी हो तो न्यू इक्वल टू होता है न्यू बार अपॉन सी। ठीक है, तो देख सकते हो ये आप लिख सकते हो इसे। ठीक है, तो ये आपका सी यहाँ पे क्या है, प्रकाश का वेग, आपका क्या है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे हमने सी क्यों लिख दिया, क्योंकि न्यू इक्वल टू होता है न्यू बार अपॉन सी। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ से म्यू इक्वल टू हमने आपको बताया था M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 होता है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका रिड्यूस्ड मास है तो इसकी जगह लिख देते हैं
रूट में क्या आ जाएगा k अपॉन k बल नियतांक और अपॉन में m1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, इतना आ गया, बस केवल सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका हुक का जो नियम के अनुसार जो समीकरण दिया गया। तो ये जो m1 प्लस m2 नीचे है देखो यहाँ पे न्यू बार इक्वल टू हो गया 1/2πc और रूट में ये जो m1 प्लस m2 नीचे ये आ जाएगा ऊपर k के साथ, तो क्या हो जाएगा रूट k इंटू m1 प्लस m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 m2। तो यही है आपका समीकरण m1 m2। ठीक है, तो देख सकते हो भाई ये आपका हुक के नियम का समीकरण है। ठीक है, न्यू बार इक्वल टू 1/2πc k m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो जहां यह म्यू बार जो है सेंटीमीटर इनवर्स में कंपन आवृत्ति है। ठीक है, आपसे कहा गया था कंपन आवृत्ति की गणना की जा सकती है। सी प्रकाश का वेग सेंटीमीटर पर सेकंड में है और के आपका डाइन पर सेंटीमीटर में क्या है बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, और m1 व m2 क्या थे, उन्हीं दो एटम के द्रव्यमान थे, मास था उसका। ठीक है, तो देख सकते हो भाई ये है हुक का नियम, आसानी से समझ सकते हो। आपका कंपन आवृत्ति की गणना हमने कर ली। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना।